वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम पार्ट 2. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे. ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स जब कोई भी एक जगह की कम्युनिटी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है. ठीक है, अलग अलग तरीके के उतार चढ़ाव जो एनवायरमेंट में आते रहते हैं, उसकी वजह से जो कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है वो वहां ना रह के कोई और ही कम्युनिटी वहां डेवलप हो जाए टाइम के साथ साथ, उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है. कम्युनिटीज चेंज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ओवर द टाइम. ठीक है, ओवर द टाइम ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसे आ गए हैं कि अब जो चीज सर्वाइव जो वहां रह रही थी वो नहीं रह सकती. तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया की कम्युनिटी जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है. उसकी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है. इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं. जैसा कि आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पहले इस डायग्राम से हम समझते हैं कि इस डायग्राम में क्या है, कुछ घास उग रही है, कुछ लाइट पर्पल कलर के पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ कॉनिकल दिखाई दे रहे हैं, कुछ बुश दिखाई दे रहे हैं. टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वो बुशेस गायब हो गए और कुछ और जो ट्रायंगुलर थे उनकी शेप बड़ी हो गई. ठीक है, और कुछ और जो है मीडियम रेंज के जो पेड़ थे वो बन गए और पर्पल वाले गायब हो गए. इसके बाद क्या हुआ, ये ट्रायंगुलर वाले फिर से खत्म हो गए. ट्रायंगुलर वाले तीसरी पिक्चर में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, यानी एनवायरमेंटल कंडीशन उनको फेवर ही नहीं कर रही होंगी. किसको फेवर कर रही हैं? वो जो बुशी हैं वो वाले बहुत ज्यादा घने हो गए हैं और कुछ नए तरीके के हर्ब्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. तो क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इस पर्टिकुलर लोकेशन में रहने वाले पेड़ पौधे जानवर, उनका क्या हुआ, जो वहां रह रहे थे उनके हिसाब का एनवायरमेंट नहीं रहा. तो धीरे 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 टाइम के साथ साथ वो वहां से गायब होने लग गए. और जिनके अनुकूल वहां पर टाइम एनवायरमेंट आ गया था उनकी तादाद एकदम से बढ़ गई. तो क्या हुआ, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो पहले थी वो अब नहीं रही, नई कम्युनिटी वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप हो गई. ठीक है, इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, जो होता है एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से. और ये कैसे होता है, इट इज अ वेरी सीक्वेंशियल प्रोसेस, बहुत ही धीरे धीरे होता है, सीक्वेंशियल मैनर में होता है, ऑर्डरली होता है. ठीक है, और फाइनल जिस स्टेबल कम्युनिटी के फॉर्म में वो वहां बन जाता है उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. जो फाइनल बनती है उस जगह पर, जो पहले जिसका डेवलपमेंट हो रहा था, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई, वो क्या हुआ, डिजेनरेट होना शुरू हुआ, कुछ नई चीजें वहां पर आके स्टेब्लिश हुई एंड धीरे 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 वो एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, वो जो स्टेबल फॉर्म होगी उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहेंगे. जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, क्लाइमेक्स क्या कब आता है, पिक्चर के एंड से जस्ट थोड़ा सा पहले आता है ना. एंड से थोड़ा सा, तब तक तो कहानी चल रही होती है, एक स्टोरी लाइन होती है, कहीं एक थीम होती है, वहां से एक मूवी शुरू होती है, फिर बीच में कई सारे इवेंट्स दिखाई देते हैं, फिर एक क्लाइमेक्स आता है और मूवी का एंड हो जाता है. इसी तरीके से इकोलॉजिकल सक्सेशन में जहां से एक पाइनियर करेक्टर्स दिखाई देंगे, मूवी के मेन जो करेक्टर्स हैं वो दिखाई देंगे, वो पाइनियर करेक्टर होंगे मूवी में. ऐसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन में जहां से चीजें बनना शुरू होंगी, चेंजेस होना शुरू होंगे, उसे हम बोलेंगे पाइनियर कम्युनिटी. इसके बीच में बहुत सारी तरीके के स्टोरी लाइन बढ़ाने के लिए करेक्टर्स ऐड होंगे मूवी में, और फिर एक क्लाइमेक्स आएगा और उसके बाद मूवी एंड हो जाएगी. तो ये जो बीच में ट्रांजिशन फेज में आएंगे उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशन कम्युनिटी. और फाइनल जो स्टेबल फॉर्म आएगा दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. इस तरीके से, इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि किन कैटेगरी को हम पाइनियर में रखेंगे, किस कैटेगरी को हम ट्रांजिशन में रखेंगे और किस कैटेगरी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी में रखते हैं. ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से ये दोनों डेफिनेशंस आपके सामने पढ़ती हूँ. कम्युनिटीज चेंजेस composition and its structure also over the time due to environmental changes. This orderly sequential change lead to stable climax community in equilibrium with
द एनवायरमेंट। ये तब तक चेंजेस होते रहते हैं जब तक कि जो एनवायरमेंट अब है उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम, वो वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां का जो पेड़ पौधे हैं, वहां के जो जानवर हैं, वो एनवायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम ना बना लें। तब तक चेंजेस होंगे। जब एक बार इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो वो वहां की फाइनल कम्युनिटी हो जाएगी, वो वहां का फाइनल इकोसिस्टम हो जाएगा। और उस फाइनल इकोसिस्टम को क्या कहेंगे, फाइनल कम्युनिटी को क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है। सो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीशीज कंपोजिशन इन द एरिया। ग्रेजुअल होगा और प्रिडिक्टेबल चेंजेस होंगे वहां के स्पीशीज एरिया में। अगर जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई पॉन्ड है, वहां पर पहले क्या रहती हैं, पहले वहां फिशेज रहती हैं, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जू प्लैंक्टन होंगे। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पर बहुत ज्यादा हीट आने लग गई, ठीक है, बारिश हो नहीं रही है, पानी सूखने लग गया, ठीक है, तो क्या होगा, पानी का लेवल कम होगा। पानी का लेवल कम होगा तो वहां पर क्या चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि क्या होंगे, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म जो रूटेड एंजियोस्पर्म्स होंगे, ठीक है, या कुछ फ्री फ्लोटिंग वाले होंगे। और धीरे 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 वो जो लैंड है वो सूख जाएगा और वो फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रेडिक्टेबल होता है कि भाई अब वहां पर पानी तो है नहीं, तो मछलियां तो होंगी नहीं, है ना। तो वहां पर जो लैंड वाला या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहने वाले जो प्लांट्स होंगे या जीव जंतु होंगे वो वहां पर सर्वाइव करेंगे। तो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीशीज कंपोजिशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। सम स्पीशीज कॉलोनाइज, कुछ स्पीशीज चेंजेस के साथ क्या होंगी, वहां पर बसेंगी एंड थ्राइव, वाइल अदर डिक्लाइन। जिसके फेवरेबल एनवायरमेंट रहेगा नहीं, उनका जो नंबर है वो एकदम से डिक्लाइन कर जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और फिर टाइम के साथ साथ वो डिसअपियर हो जाएंगी। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो पर्पल वाले थे, ये जो है ये टाइम के साथ साथ गायब हो गए। और उसके बाद ये कॉनिकल वाले के लिए भी एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं था, तो ये भी गायब हो गई। जिसके लिए फेवरेबल था वो वहां पर अच्छी खासी तादाद में आ गए, है ना। तो इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं टाइम के साथ सिक्वेंशियल मैनर में, उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। ठीक है। आई होप जो डेफिनेशन है ये आपको क्लियर हो गई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला सेरा क्या होता है, इसके बारे में जाते हैं। सेरा मींस एंटायर सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग कम्युनिटी। जब किसी पर्टिकुलर एरिया में सक्सेशन हो रहा होता है तो वो सारे सीक्वेंस जो वहां की कम्युनिटी को चेंज करने में लगते हैं, उन पूरे सारे के सारे सीक्वेंसेस को सीराज बोलते हैं। ठीक है। एंटायर सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग कम्युनिटीज इज नोन एज सीरा। एंड सीरल सिस्टम क्या है, सीरल सिस्टम इट इज अ ट्रांजिशन कम्युनिटीज ड्यूरिंग द सक्सेशन। यानी कि जो इन बिटवीन में आपको बता रही थी ना मूवी के एग्जाम्पल के साथ, कि शुरू में जो दो कैरेक्टर दिखाए वो हमारे पाइनियर कैरेक्टर थे, उसके बाद अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके स्टोरी लाइन आगे बढ़ाई, ठीक है, फिर एक क्लाइमेक्स आया और फिर कहानी का एंड हो गया, मूवी का एंड हो गया। तो ये बीच में वो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं या बहुत सारे जो इवेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो सीरा स्टेजेस में क्या आएगा, ट्रांजिशन कम्युनिटीज ड्यूरिंग द सक्सेशन। अभी सक्सेशन पूरा नहीं हुआ है, ड्यूरिंग द सक्सेशन जो ट्रांजिशन कम्युनिटीज आएंगी उन्हें सीरियल स्टेजेस बोला जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो जितने भी सीक्वेंस है पूरे के पूरे सीक्वेंस को सीरा बोलेंगे। ओके, और जितनी स्टेजेस आएंगी उस बीच में जितनी भी ट्रांजिशन कम्युनिटीज आएंगी ड्यूरिंग सक्सेशन, उसे सीरियल स्टेजेस बोला जाता है। देन करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी, करेक्टरिस्टिक होंगी इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी, इट इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म नंबर, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा, एंड टोटल बायोमास बढ़ेगा। ठीक है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक, इट इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म नंबर, एंड टोटल बायोमास। कैसे टोटल बायोमास बढ़ेगा, जब एक इकोसिस्टम की फेवरेबल कंडीशंस खत्म हो गई तो यानी वहां के जो जानवर हैं, वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वो तो वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 उनका नंबर कम होगा, डिक्लाइन होगा, और एक टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाएंगे। फिर जब दूसरी जो इकोसिस्टम है उसकी जो फेवरेबल कंडीशंस टाइम के साथ साथ सेट होंगी तो वहां पर उसके हिसाब की स्पीशीज आएंगी, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों। तो क्या होगा, वहां रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी एकदम से स्पीशीज बढ़ेंगी, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा, और ऑब्वियसली टोटल बायोमास भी वहां का बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, सो टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन एंड दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन।
तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या आएगा? इट अकर इन लाइफलेस एरिया। लाइफलेस एरिया यानी कि ये प्राइमरी वहां पर होगा जहां पर कभी जो है जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई सिंबल नहीं था। ठीक है, जैसे कि जो रॉक होती हैं, माउंटेन्स की जो रॉक वाला एरिया है या कोई नया पॉन्ड बना हुआ है, वहां पर लाइफ लाइफ का कोई भी सीन नहीं है, वहां पर कोई प्लांट भी नहीं है। लद्दाख अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर कैसे हैं, बेयर माउंटेन्स हैं, है ना। वहां पर ना प्लांटेशन है, ना वहां पर कोई एनिमल है। जब आप और जितनी ज्यादा ज्यादा हाइट पर जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो वहां पर ऐसी हैं कि वहां लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो वाला जो एरिया है, ठीक है, तो उस तरीके के एरिया को, बेयर माउंटेन्स को, बेयर रॉक को, न्यू पॉन्ड्स को प्राइमरी सक्सेशन में रखा जाता है, जहां पर कभी भी लाइफ नहीं थी। ठीक है, सो इट अकर इन लाइफलेस एरिया, जहां पर कभी लाइफ थी ही नहीं, वहां पर अगर सक्सेशन शुरू हो रहा है तो वो प्राइमरी सक्सेशन में आएगा। सो इट इज ऑब्वियसली जहां पर बिल्कुल भी लाइफ नहीं है, तो जब लाइफ शुरू होगी तो उसे शुरू करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होगा, दैट मस्ट बी स्लो। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस। इट रिक्वायर, फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है लाइफ को शुरू करने के लिए कि सॉइल फॉर्मेशन होना चाहिए वहां पर। ठीक है, जब सॉइल फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये तो रॉक है, रॉक को सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए वहां पर सबसे पहले तो छोटे वाले जो प्लांट्स हैं वो आएंगे, जैसे कि लाइकेन हुआ। ठीक है, वो उसको तोड़ेगा धीरे धीरे धीरे, और इसमें भी कितने, कई 1000 ईयर्स लग जाएंगे। फिर जब वो रॉक से सॉइल बनेगा, फिर सॉइल उस तरीके की सॉइल में ग्रो करने वाले, जैसे कि मॉसेस हो गए, ठीक है, मॉस वहां पर आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे, देन टेरिडोफाइट्स आएंगे, और या फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आएंगे, है ना। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि ये लाइफलेस है, रॉक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो रॉक को कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉइल में। सो इट रिक्वायर्स सॉइल फॉर्मेशन फर्स्ट, एंड इट टेक्स सो मच टाइम, लाइक 100 to 1000 ईयर्स। ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी सक्सेशन। सेकंड कौन सा है? सेकंड है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन वहां होगा जहां पर जिस किसी भी एरिया में कभी ऐसा कि कभी लाइफ थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम डिजास्टर, लाइक फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, वहां की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे कि मानसून में आपने देखा है, जितने भी कोस्टल वाले एरिया होते हैं वहां पर क्या होता है, टाइम के साथ साथ फ्लड आता रहता है, तो खेती बाड़ी लोगों की बिगड़ जाती है, कई कई मकान जो है वो उड़ जाते हैं। ऐसे ही अर्थक्वेक में पूरा का पूरा एक एरिया बिल्कुल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कभी तो वहां पर था, है ना। आज की डेट में लाइफ नहीं है जब वो डिजास्टर हुआ, लेकिन कभी लाइफ थी। इसका मतलब वहां पर सॉइल है, वहां पर दोबारा से इकोसिस्टम डेवलप करना या दोबारा से लाइफ वापस लेकर आना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि बेसिक संसाधन वहां पर हैं। जबकि प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में तो बेसिक भी नहीं है, पहले तो आपको वहां की रूटिंग करनी पड़ेगी, यानी सॉइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी में वो एरियाज आएंगे जहां की कम्युनिटीज किसी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जैसे कि बर्न फॉरेस्ट में आपने देखा है कि गर्मियों में कभी कभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, बहुत तेजी से आग फैलती है, एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है। लेकिन उसके बाद जब आग शांत होती है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वहां पर फिर से प्लांटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक टाइम में वहां पर डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, लेकिन क्योंकि वहां पर बाकी चीजें हैं फेवरेबल, तो धीरे धीरे दोबारा से फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। सिमिलरली फार्म लैंड है, जैसे कि किसी फार्म लैंड में, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी तरीके का जैसे कि बाढ़ आ गई है, फसल खराब हो गई है, तो जब बाढ़ चली जाएगी दोबारा से वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, सॉरी प्लांटेशन हो सकता है, दोबारा से फार्मिंग हो सकती है। ठीक है, ऐसे तो ये क्या है, ये प्राइमरी के मुकाबले कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सॉइल पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये दोनों, ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि वहां पर भाई सॉइल ही नहीं है, तो यहाँ पर पहले तो सॉइल बनानी पड़ेगी, और ये शुरू हो रहा है लाइफलेस एरिया में, यानी बेयर रॉक, न्यू पॉन्ड्स। ठीक है, इट इज स्लो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर पहले तो सॉइल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें 100 to 1000 ईयर्स लग जाते हैं। जबकि सेकेंडरी में सॉइल वहां पर एग्जिस्ट करती है, वो बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर, वहां की जो इकोसिस्टम है वो खराब हुआ, तो वहां पर दोबारा से डेवलप होना कंपैरेटिवली आसान रहता है।
चलिए, तो ये 2 टाइप थे। अब इनमें इन्फ्लुएंस कौन-कौन से फैक्टर्स करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इन्फ्लुएंस कौन-कौन से फैक्टर करेंगे, जैसे कि वेजिटेशन चेंजेस अफेक्ट फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, लीडिंग टू चेंज इन एनिमल पॉपुलेशन एंड डिकम्पोजर्स। जब वहां पर जैसे कि बताया मैंने आपको, एक इकोसिस्टम जो हम अभी शुरू से एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि कोई एक पॉन्ड था, पॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर उसका पानी सूख रहा है तो वहां का वेजिटेशन चेंज होगा। वेजिटेशन चेंज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वहां का जो फूड है और जो शेल्टर है फॉर एनिमल, वो भी चेंज होगा। ठीक है, पानी सूख रहा है, इसका मतलब वहां पर मछलियां अब नहीं रह पाएंगी, जू प्लैंक्टॉन्स नहीं रह पाएंगे, या फिर फाइटो प्लैंक्टॉन्स नहीं रह पाएंगे, तो उन पर जो डिपेंडेंट एनिमल हैं वो भी वहां पर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वहां का फूड चेंज होगा, शेल्टर चेंज होगा, इसका मतलब वहां की जो एनिमल पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी जो है चेंज हो जाएगी। और वो जो डिकम्पोजर्स हैं वहां के, जो उस चीज को डिकम्पोज कर रहे थे, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होगी, वो भी वहां पर चेंजेस वहां पर लेकर आएंगे। ठीक है, सो नेचुरल एंड ह्यूमन डिस्टर्बेंस कैन रीसेट सक्सेशन टू एन अर्ली स्टेज, क्रिएटिंग न्यू कंडीशन फॉर डिफरेंट स्पीशीज। नेचुरल और ह्यूमन डिस्टर्बेंस, अगर ह्यूमन इंटरफेयर करता है किसी भी अर्ली स्टेज में, यानी कि वो अपने इनपुट्स देता है किसी एक बेयर लैंड को ग्रीनरी में कन्वर्ट करने के लिए, या किसी ऐसी जगह को दोबारा से डेवलप करने के लिए, तो अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहेगा या नेचुरल इंटरफेरेंस रहेगा तो अर्ली स्टेज जो है वो जल्दी से जल्दी आ सकती है, नई कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं फॉर डिफरेंट स्पीशीज जिसको वो वहां पर बसाना चाहता है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन हैबिटेट सक्सेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, जितने भी हैबिटेट्स हैं उनके आधार पर हम 2 या 3 तरीके में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है हाइड्राज। हाइड्रा टर्म अपने आप को बता रहा है कि यहाँ पर वाटर की बात हो रही है। सो इट अकर इन वेटलैंड। ठीक है, सो इट अकर इन वेटलैंड, प्रोग्रेसिव फ्रॉम हाइड्रेटिक और वेट टू मैजिक और मॉडरेट कंडीशन। यानी कि ये बात हो रही है वही जिस पॉन्ड का हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं उसी की बात हो रही है। हाइड्राज सक्सेशन किस में आएगा, जहां कहीं पॉन्ड था और टाइम के साथ साथ वहां कंडीशंस चेंज हुई, तो वो वेट से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो मॉडरेट कंडीशन में चेंज हो रहा है, मॉडरेट फॉर्म में चेंज हो रहा है। और मॉडरेट जो कंडीशन है या मैजिक जो कंडीशन है वो किसकी कहलाती है, वो कहलाती है फॉरेस्ट की। ठीक है, सो हाइड्राज सक्सेशन में भी वेट एरिया धीरे 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 कन्वर्ट होगा फॉरेस्ट में। दूसरा है जीरार्च। यहां पर जी, यानी कि जीरो फाइट आपने पढ़ा है, जीरो फाइट्स, जीरो जीरो फाइट्स भी बोलते हैं और जीराज भी बोलते हैं। जहां पर भी एक्स ई टर्म आ गया इन केस ऑफ बॉटनी, तो वहां पर आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ड्राई एरिया की बात हो रही है, जहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, जहां रेगिस्तान है, जहां बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। सो जीरा सक्सेशन अकर इन ड्राई एरिया, प्रोग्रेसिव फ्रॉम ड्राई टू अगेन मैजिक कंडीशन। यानी कि ये भी ड्राई से लेके एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन से लेकर जब यहाँ पर कंडीशंस चेंज होंगी टाइम के साथ साथ, तो ये भी कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, ये भी अल्टीमेटली फॉरेस्ट में ही कन्वर्ट होंगी। यानी कि दोनों, चाहे वो हार्ड्राइट्स की बात है या जीरार्च की बात है, दोनों की दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में। So both lead to magic condition, neither too dry और nor too wet। दोनों के दोनों किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉडरेट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस वाले, यानी कि जहां पर पानी बहुत ज्यादा था और जहां पानी बिल्कुल नहीं था, दोनों ही टाइम के साथ साथ कन्वर्ट हो जाएंगे मॉडरेट कंडीशन में, दैट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम मॉडरेट ही मानेंगे, वहां पर इतना तो पानी सोर्स नहीं है कि उसके अंदर भाई पानी सोर्स के नाम पर वहां पर कोई एक स्ट्रीम जारी होगी, है ना, या बारिश का पानी होगा, छोटे मोटे पॉन्ड्स होंगे, या फिर सॉइल में जितना पानी है उसको ही हम मानेंगे। एक्सट्रीमली ड्राई या ओवर वाटर्ड तो नहीं मान सकते जैसे कि तालाब होता है। ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन को ना मानकर ये मॉडरेट कंडीशन में जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट में जाएगा। चलिए सक्सेशन ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सक्सेशन शुरू होगा तो वहां फर्स्ट जो स्पीशीज
शुरू करेगी सक्सेशन को। जैसे कि मैं आपको फिर से दोबारा से वो मूवी का एग्जांपल बताती हूँ कि जब हम मूवी शुरू करते हैं तो फर्स्ट में 2 मेन कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पायनियर कैरेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सक्सेशन में भी जो पहला स्पीशीज वहां आएगी बिल्ड करने के लिए कि यहाँ इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, उसे हम पायनियर स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे पायनियर स्पीशीज क्या हुई, जो स्पीशीज किसी भी बेयर एरिया में, यानी कि जहां पर कभी लाइफ थी ही नहीं, वहां पर लाइफ शुरू करेगी, ठीक है। और ये ज्यादातर क्या होती है, ये ज्यादातर होती है लाइकेंस। लाइकेंस ज्यादातर होते हैं जो क्या करती हैं, ये जो बेयर रॉक है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में आराम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी लाइफ का सीन नहीं दिख रहा है। इन बेयर रॉक को धीरे 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 क्या करती है, तोड़ती है, धीरे धीरे तोड़कर उसको सॉइल में कन्वर्ट करती है। कौन, लाइकेन। तो लाइकेन क्या हुई, यहाँ पर पायनियर स्पीशीज हुई। ओके, चलिए। सो लाइकेन है हमारे यहाँ पर पायनियर स्पीशीज। अब पायनियर स्पीशीज ने जैसे ही इन रॉक्स को धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर क्या डेवलप होने शुरू हुए, स्मॉल प्लांट्स एंड सर्टेन लाइकेन्स। जब ये पूरी तरीके से लैंड में कन्वर्ट हो गई, फाइन सॉइल में कन्वर्ट हो गई, फिर यहाँ पर कुछ ग्रासेस आए, एनुअल ग्रासेस आएंगे पहले, और उसके बाद पेरिनियल ग्रासेस आएंगे, ठीक है। और फिर ग्रासेस के बाद यहाँ पर देखिए ग्रासेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, ग्रासेस के बाद यहाँ पर एक छोटी हाइट के प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे जिसे हम श्रब बोलेंगे, या फिर शेड इंटॉलरेंट ट्री यहाँ पर आ जाएंगे, लाइक पाइन्स, इस तरीके के, जिन्हें हम बोलेंगे इंटरमीडिएट स्पीशीज, ठीक है। अब जब पूरी तरीके से इंटरमीडिएट स्पीशीज के बाद जब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाली फॉर्म में जाएंगे, तब यहाँ पर शेड टॉलरेंट वाले ट्री भी आ जाएंगे, जैसे कि ओक है ना। तो इस टाइम पर जो फाइनल बन गया ये, इसे हम बोल रहे हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसकी होगी, जब ये एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो शुरू कर रहा है वहां पर लाइफ को प्रमोट करना, वो कौन सा है, पायनियर। जैसे कि मूवी में हम जब 2 कैरेक्टर शुरू कर रहे हैं स्टोरी लाइन को, वो पायनियर कैरेक्टर्स वहां पर हो गए। इसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं या बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट्स, यहां से यहां तक, ठीक है। और जब फाइनल मूवी खत्म हो रही है उससे जस्ट पहले क्या आएगा, क्लाइमैक्स आएगा, राइट। तो इसी तरीके से जब फॉरेस्ट बनने वाला होगा उससे जस्ट पहले क्या आएगा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगा। क्लाइमैक्स में शेड टॉलरेंस करने वाले भी होंगे, छोटी हाइट के भी होंगे, मीडियम हाइट के भी होंगे, सब तरीके के प्लांट्स वहां पर डेवलप हो जाएंगे और फॉरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट में ये पूरा एरिया जो भी एयरलैंड था कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। आई होप आपको इस डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पायनियर हमारा स्पीशीज रहा लाइकेन। देन प्राइमरी सक्सेशन और रॉक्स स्टार्ट विद लाइकेन दैट वेदर रॉक टू फॉर्म सॉइल। यही मैंने अभी आपको बताया था कि वो वेदरिंग करते हैं और सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, फॉलोड बाय ब्रायोफाइट्स यानी कि मॉस, है ना। इसके बाद मॉस आएंगे, देन हायर प्लांट्स, and eventually leading to a stable climax forest community, and then final जो community रहेगी that is forest community, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, climax community, जो कि end में आएगी। तो इस तरीके से आपको तीनों का जो फर्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, लास्ट क्या है, ये टर्म आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए, प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर बिगेन विद स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। यहां पर अभी हमने बात की बेयर लैंड की, बेयर रॉक्स की। अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताया जा रहा है किसी पॉन्ड का एग्जांपल। पॉन्ड का एग्जांपल भी मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। तो अगर हम वाटर में प्राइमरी सक्सेशन जब शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर ये किससे शुरू होगा भाई, बेयर लैंड में तो शुरू हो गया लाइकेन से, यहाँ पर शुरू होगा फाइटोप्लैंक्टन से, यानी कि प्लांट में रहने वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वाटर में रहने वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे शुरू होगा, ये प्राइमरी होंगे। देन फॉलोड बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट एंड रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। यहाँ पर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन थे। अब यहाँ पर इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर रूट से लगे हुए, यानी कि पॉन्ड के नीचे जो सॉइल है इससे लगे हुए कुछ प्लांट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसे क्या कहा जा रहा है, इमर्जेंट प्लांट, ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट। एंड कुछ यहाँ पर फ्लोट करते हुए प्लांट्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। सो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट लाइक दिस एंड रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म ये भी आएंगे। एंड फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म के बाद यहाँ पर आएंगे रीड स्वैम्प,
ये इस टाइम पर क्या होगा, ज्यादातर जो है पानी सूख गया होगा, थोड़ा बहुत पानी रहेगा, तो इसे एम्फीबियन भी बोला जाएगा इस पर्टिकुलर एक्वेटिक सक्सेशन में। रीड स्वैम को क्या बोला जाएगा, एम्फीबियन, क्योंकि मैक्सिमम पानी वहां सूख गया है और ज्यादातर सॉइल आ चुकी है। इसके बाद इट विल कन्वर्ट इनटू मार्श मेड्यू एंड देन स्क्रब, मार्श मेड्यू। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो यहां पर कुछ एक्यूमुलेटेड सेडिमेंट्स में उगने वाले प्लांट्स बेस पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये ऊपर कुछ रूटेड दिखाई दे रहे हैं और कुछ फ्री फ्लोटिंग दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, एज कंपेयर टू दिस ए पिक्चर, बी पिक्चर में क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट की जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस एरिया में, और यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स हो रहा है, यानी कि जो तालाब का पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और यहाँ मिट्टी भरने लगना शुरू हो गई। सी पिक्चर में क्या हुआ, जितना भी बाकी और वाटर था वो भी चला गया और पूरा का पूरा जो पॉन्ड था वो पूरा का पूरा सेडिमेंट से फिल हो गया। सो सेडिमेंट फिल लेक बेसिन, और यहाँ पर ग्रास, श्रब, स्मॉल हाइट, लार्ज हाइट वाले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पूरे के पूरे उन्होंने पूरा एरिया घेर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी सक्सेशन होता है वाटर में। वाटर में हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि जो शुरू करेगा दैट इज स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, फॉलोड बाय ये जो सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरमीडिएट है, एंड फाइनली वहां पर जो आएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाले वो आएंगे ट्री, और ये भी फिर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लैंड में, और वो लैंड क्या होगी, फॉरेस्ट लैंड, तो हम उसे बोलेंगे क्लाइमेक्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम। चलिए, सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, ये प्राइमरी के दो एग्जांपल ले लिए, एक तो हमने बेयर रॉक वाला ले लिया है और दूसरा हमने पॉन्ड वाला ले लिया है। अब यहां पर बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन की। सो सेकेंडरी सक्सेशन इज डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग सॉइल, ये हमने पहले ही बात कर ली। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होगा, जहां कभी लाइफ थी लेकिन बिकॉज ऑफ सम डिजास्टर वहां पर लाइफ जो है खत्म हो गई, अब दोबारा वहां पर लाइफ डेवलप हो रही है, तो वहां पर सॉइल पहले से ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वही यहां पर लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ सीड एंड प्रोपेग्यूट्स। फास्टर, इट इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि इसको सॉइल नहीं बनानी है, सॉइल वहां ऑलरेडी पहले से है, सो इट इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, रीचिंग द क्लाइमेक्स मोर क्विकली, ऑब्वियसली सब ज्यादा जल्दी पहुंचेगी ये। व्हाट आर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, प्राइमरी सक्सेशन इज स्लो, टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रीच क्लाइमेक्स, while all succession lead to similar climate community, means मैजिक कंडीशन, यानी मीडियो जो मीडियम वाली कंडीशन है, जहां पानी ना बहुत ज्यादा है ना बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि वही फॉरेस्ट वाला जो है, वो दोनों यहाँ पर एज अ की पॉइंट आपको बताए हुए हैं। पहले में बताया हुआ है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है वो स्लो होता है क्योंकि इसमें 1000 ईयर लग जाते हैं क्लाइमेक्स पे पहुंचने में, और दोनों के दोनों जो कम्युनिटीज हैं वो अल्टीमेटली मॉडरेट कंडीशन में ही कन्वर्ट होती हैं। चलिए, अब यहां पर बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की। तो न्यूट्रिएंट्स, आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, दीज आर एसेंशियल फॉर अस, फॉर अवर ग्रोथ, अवर रिप्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ अवर बॉडी फंक्शन। अवर मीन्स यहाँ पर ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैक्टीरिया की भी बात कर रहे हैं, यहाँ हम एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, सारे लिविंग एनिमल्स, हम सभी की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स तो सभी को जरूरी है अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, और जितने भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है बॉडी में, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, ठीक है, सभी में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का एक मेन करेक्टर हो गया, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो सभी में होगी अपनी ग्रोथ करने के लिए लिविंग सिस्टम में, तो उसके लिए न्यूट्रिशन तो सभी को चाहिए। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जितना न्यूट्रिशन सॉइल में है एक समय में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, जितना अमाउंट सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। जितना सॉइल में प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट, बट इट कैन वेरी बाय इकोसिस्टम एंड सीजन। जैसे अगर बारिश हो गई तो क्या होता है,
लीचिंग से अपर सरफेस जो है क्या होती है, बारिश की जो है, बारिश के साथ मिट्टी भी बहती है, मिट्टी बहती है तो सरफेस रन ऑफ हो जाता है, वो मिट्टी पानी में चली जाती है, न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे। ठीक है, इकोसिस्टम अगर चेंज हो गया, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लगातार सीजनल बारिश अच्छी होती थी, किसी एक सीजन बारिश नहीं हुई, तो क्या होगा, वहां की ड्राई हो जाएगी। ड्राई हो जाएगी तो क्या होगा, गर्मी बहुत रहेगी, ड्राई हो जाएगी तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वहां के पेड़ पौधे मरने लगेंगे, वहां के जानवर वहां पर क्या करेंगे, दूसरे इकोसिस्टम में चले जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इट मे वेरी बाय इकोसिस्टम एंड सीजन। लेकिन जो एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी न्यूट्रिशन किसी सॉइल में रहता है उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ये डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस डायग्राम के थ्रू हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक से क्या हुआ, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉइल। ठीक है, तो यानी कि रॉक है, रॉक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे जो है मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, तो मिनरल्स यहाँ पर सॉइल में आ गए। ठीक है, जितने भी हैं। अब सॉइल की अगर लीचिंग हुई तो वो दोबारा से वापस चले गए वाटर में। अब इस सॉइल में जितने भी प्लांट्स उग रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई इस तरीके से प्लांट्स उग रहे हैं, पेड़ पौधे बड़े हैं, घास है, जो भी है, उसके थ्रू, इस सॉइल के थ्रू तो उस प्लांट ने लिया वो न्यूट्रिशन अपने अंदर, तो उसने फिर यहाँ पर बायोमास इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसकी हेल्दी प्लांट्स, एनिमल्स, वहां उस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स आएंगे तो ऑब्वियसली उसे खाने के लिए हर्बीवोर आएंगे, हर्बीवोर को खाने के लिए प्राइमरी कार्निवोर आएंगे एंड देन सेकेंडरी कार्निवोर आएंगे, तो बायोमास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया का। फिर बायोमास में वो जो प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स की टहनियां टूट रही हैं, पत्ते गिर रहे हैं, या एनिमल जो वहां रहते हैं वो अगर डेड हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, क्योंकि हर एक का लाइफ स्पान तो है, एक लाइफ साइकिल के बाद तो सभी को मरना है, तो जब वो खत्म होगा तो क्या होगा, ये लिटरिंग के थ्रू यहाँ लिटर जो डेवलप हुआ, यानी कि वो अल्टीमेटली सॉइल में जाके मिल रहा है, सॉइल में जाके मिलेगा तो क्या होगा, वहां पर डिकम्पोजर्स भी प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया, फंगस सब है, दोबारा से वो डिकम्पोज करके उन मिनरल्स को दोबारा इस सॉइल में ही मिला देगा। सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक प्रॉपर साइकिल बना देती हूं मैं। पहले यहां गया, बायोमास इंक्रीज हुआ, लिटर में कन्वर्ट हुआ एंड देन डिकम्पोज हुआ। सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अगर रेनफॉल हो रहा है, ज्यादा रेन हो गई तो क्या होगा, ये लिटर जो है सरफेस से रन ऑफ हो जाएगा, दूसरे एरिया में चला जाएगा, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट उस पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाएंगे। वही यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि सीजनल वेरिएशन हो सकता है, सीजनल वेरिएशन से उसका अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लीचिंग हो जाएगी तो भी उसका अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, बट ओवरऑल इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट साइकिल की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Nutrients are continuously recycled within an ecosystem. Yes, जैसा कि अभी अभी हमने इस स्लाइड में समझा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकिल करते रहते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। सो द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू इकोसिस्टम कंपोनेंट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या रही, वही मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू एन इकोसिस्टम कंपोनेंट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसे क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एबायोटिक फैक्टर्स है, यानी सॉइल दैट इज एबायोटिक, उसमें कोई लाइफ नहीं है, बायोटिक में जा रहा है। बायोटिक यानी जिसमें लाइफ है, मींस प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके वो उस डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और जब उसकी डेथ हुई तो वो दोबारा से जाके एबायोटिक में मिल गया, इसीलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल। एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर के बीच में ये साइकिल घूमती रहती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है। चलिए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल देखते हैं। एक है गैसियस साइकिल और दूसरी है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में कौन सा आएगा, टर्म अपने आप को डिफाइन कर रहा है, गैसियस साइकिल में सारी गैसेस आएंगी। ठीक है, गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि कार्बन है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हम हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे की सारी गैसियस साइकिल में आएंगी, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स है, ये नॉर्मली कहाँ रहती हैं, ये एनवायरमेंट में रहती हैं, एटमॉस्फेयर में रहती हैं। तो गैसियस साइकिल में वो चीजें आएंगी जिसका रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर रिजर्वॉयर किनका है, गैसेस का है, तो यहाँ गैसेस आएंगी। सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन आएगा, सेडिमेंट्री साइकिल में वो आएगा जिनका रिजर्वॉयर अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट किस किसका रिजर्वॉयर है,
जैसे कि सल्फर हुआ, फॉस्फोरस हुआ, इन सब का रिजर्वोयर क्या है? अर्थ क्रस्ट है, क्योंकि ये रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो एनवायरमेंटल रेगुलेशन की बात करते हैं। एनवायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं? सॉइल का टाइप रेगुलेट करता है, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट, व्हाट इज द पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल, व्हाट इज द टेम्परेचर, है ना। इट एक्चुअली रेगुलेट न्यूट्रिएंट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। न्यूट्रिएंट कितना रिलीज होगा, कितना नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, वो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहता है। सॉइल, ये फैक्टर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, मॉइस्चर, पीएच एंड टेम्परेचर। ओके, सो देयर आर 4 फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल रेगुलेटरी फैक्टर्स के तरीके से काम करते हैं। रिजर्वॉयर बैलेंस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट ड्यू टू इम्बैलेंस इन इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स रेट। टाइम के साथ साथ कितना इनफ्लक्स हो रहा है, यानी कि कितना न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में आ रहा है और कितना जा रहा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंडेंट रहता है न्यूट्रिएंट साइकिल कितनी प्रॉपरली चल रही है, कितनी प्रॉपरली नहीं चल रही है। क्योंकि अगर वो उसकी इम्बैलेंसिंग होगी, जैसे कि अगर आजकल क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ाने की चक्कर में क्या हो रहा है, जितने भी प्लांट्स हैं उनका डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, प्लांट्स को काटा जा रहा है और उसकी जगह पर क्या बनाए जा रहे हैं, अर्बन कंट्रीज बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। तो क्या होगा, ग्रीनरी कम हो रही है, ठीक है, तो वाटर जो रूट्स के थ्रू जो सॉइल को पकड़ के रखते थे प्लांट्स, है ना, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ग्रीनरी कम हो रही है। अब जो प्लांट्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं, लाइए यहाँ पर एक प्लांट बना देते हैं, ट्री बना देते हैं। ये एक ट्री है, ये क्या कर रहा है, ये इसने सॉइल से न्यूट्रिएंट लिए, गैस से न्यूट्रिएंट लिए, यहां से सनलाइट की प्रेजेंस में इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, यानी कि इसने CO2 ले लिया, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑर्गेनिक कंटेंट में। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, रेगुलेट करने में प्रॉपर हेल्प कर रहा है। नीचे से ये नाइट्रोजन ले रहा है, सल्फर ले रहा है, ठीक है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम है, वो इसको ले रहा है। अगर हम प्लांट्स कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो है इनफ्लक्स कम हो जाएगा, उसका अंदर जाने का इनफ्लक्स कम हो जाएगा, तो उतना ही फ्लक्स का भी रेट कम होगा। तो रिजर्वॉयर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी प्रॉपरली नहीं चल पाएगी, वो भी डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है, वो उतनी रेगुलेट नहीं हो पाएगी। तो इसमें अब जो जो साइकिल आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें सबसे पहले है कैल्शियम साइकिल, उसको डिस्कस करते हैं। कैल्शियम इज एन इसेंशियल, सबसे ये पहले हम ये देखेंगे कि कैल्शियम हमारे लिए कहाँ कहाँ जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत कहाँ कहाँ होती है। तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, रॉक्स में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बोन्स आपको पता है कैल्शियम की बनी हुई होती हैं, सो इट इज क्रूशियल फॉर बोन फॉर्मेशन। हमारी मसल्स का जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो भी कैल्शियम पे डिपेंडेंट है, हमारे मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, नर्व ट्रांसमिशन उसमें भी कैल्शियम की जरूरत होती है। एंड जो कैल्शियम है वो रॉक से मिलता है, ठीक है, किस तरीके से मिलता है, एज अ कैल्शियम कार्बोनेट। रॉक की जब वेदरिंग होती है, यानी कि बड़ी रॉक जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है टाइम के साथ साथ, तो वहां से कैल्शियम रिलीज होता है, और किस फॉर्म में रिलीज होता है, एज अ कैल्शियम आयन रिलीज होता है। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये अगर चलिए ये जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो से जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहाँ से क्या क्या निकला, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई एज अ गैस, वो ऊपर चली गई, और जबकि ये वाला पार्ट है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये सॉइल में ही रह गया। इसी तरीके से जो माउंटेन्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, इन माउंटेन्स से कार्बोनेटेड रॉक की जब वेदरिंग हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों ने आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम तो यहाँ रह गया बाई कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, ये बाई कार्बोनेट जो है ये भी सॉइल में गया या फिर पानी में गया, और जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे रिलीज होकर वाटरिंग के थ्रू, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है वाटरिंग के थ्रू ये धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा ओशियन के लेयर में एज अ कैल्शियम कार्बोनेट सोर्स। कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स ऑन ओशियन फ्लोर एंड बरीड, ठीक है। अब जितनी भी मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर जैसे शेल पाई जाती है, उनके जो ऊपर का कवर होता है, शेल होती है, वो भी कैल्शियम की ही बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं, जैसे शंख सीप जो है, आपने कभी गए होंगे घूमने
सी साइड पर तो आपने कलेक्ट किए होंगे, वो सारे के सारे किसके बने हुए होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इस तरीके से रॉक वेदरिंग के थ्रू जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होता है धीरे धीरे ओशियन में, रिवर में एंड सॉइल में। ठीक है, चलिए, और वो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये सारी चर्चा हमने कर ली है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर बोन फॉर्मेशन, मसल फंक्शनैलिटी, नर्व ट्रांसमिशन एंड ऑल। सो कैल्शियम आयन डिजोल्व इन वाटर फ्लोइंग इन रिवर एंड ओशियन, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है। ठीक है, डिजोल्व हुआ, फिर यहां पर आ गया, एंड वाटर कैरीज डिजोल्व कैल्शियम आयन इनटू द ओशियन। मरीन ऑर्गेनिज्म यूज कैल्शियम आयन for its cell and skeleton. These structure accumulate as ocean फ्लोर सेडिमेंट्स ऑल्सो। जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो ये जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट की उनकी शेल बनी हुई होती है वो ओशियन में, रिवर में नीचे धीरे 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 डिपॉजिट्स बन जाते हैं और सेडिमेंट्स की फॉर्म में जमा हो जाते हैं। सो ओवर मिलियन ऑफ ईयर सेडिमेंट्स विद द कैल्शियम कंपाउंड्स फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक, ये बहुत सारे जो लंबे टाइम के बाद ये जो इनका डिपोजिशन होता रहता है, कई हजारों सालों में ये फिर कौन सी रॉक बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं, जो मेनली क्या होती है? लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन होती है। ओके, सो टेक्टोनिक फोर्स अपलिफ्ट दीज रॉक्स, एक्सप्लोरिंग देम टू वेदरिंग, द साइक्लिक रिपीट विद कैल्शियम बीइंग रिलीज, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट्स। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझा दिया गया है, आपको पता चल गया है कि किस तरीके से वो डिपॉजिट नीचे आएगा और फिर किस तरीके से ऊपर जाएगा। नेक्स्ट साइकिल जो है दैट इज सल्फर साइकिल। सल्फर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सल्फर का सोर्स क्या है? सल्फर का सोर्स, सल्फर हवा में तो नहीं पाई जाती, एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, इसका मतलब इसका सोर्स भी अर्थ क्रस्ट है, राइट? सो सल्फर इज एन अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन रॉक, मिनरल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सल्फर इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन। बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन। सो इट इज प्ले वेरी वाइटल रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। रॉक विद सल्फर कंपोनेंट्स कंपाउंड्स वेदर एंड रिलीज सल्फर। जितनी भी रॉक होती हैं जिनमें सल्फर होता है, उनकी जब वेदरिंग होती है, वही बड़े रॉक से छोटे रॉक, छोटे रॉक से फिर सेडिमेंट्स के थ्रू सॉइल में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस के थ्रू जो सल्फर है वो नीचे जाके सॉइल में मिलता है। ठीक है, चलिए, सल्फर रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ रिएक्ट करके ये सल्फेट्स बनाता है, SO4। अब इस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी भी एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, आप देख रहे हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ ओर्स हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल हैं, यानी कि जो मरे हुए, बहुत पुराना मरे हुए जो जानवर, प्लांट्स अंदर सॉइल के अंदर दब गए हैं कई सालों से, उनके डिकम्पोजिशन से सॉइल रिलीज हो रही है और फिर वो ऊपर आ रही है। ठीक है, यहाँ ये फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ये वॉल्केनो एरप्शंस हैं, इनके थ्रू जो गैसियस फॉर्म में ये रिलीज हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फर सल्फाइड SO2 इसकी फॉर्म में रिलीज होके ये एटमॉस्फेयर में एज अ सल्फेट जाकर मिल रहा है। ठीक है, फिर ये ड्राई डिपॉजिट होके थ्रू एसिड रेन नीचे दोबारा से सॉइल में आके मिल रहा है। ठीक है, सल्फेट्स इन सॉइल, तो ये जो ऊपर जा रहे हैं एज अ सल्फेट्स इन एटमॉस्फेयर, ड्राई डिपोजिशन हुआ या फिर वेट डिपोजिशन हुआ एज अ एसिड रेन और स्नो, उसके थ्रू दोबारा से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इसका साइक्लिक प्रोसेस है। अब ये जो सल्फर, जिस सल्फर को ये जो जानवर खा रहे हैं, ये देखिए, ये प्लांट्स ले रहे हैं सॉइल, तो वो अल्टीमेटली सॉइल से ले रहे हैं, सॉइल से इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसे कन्वर्ट किया एलिमेंट्री फॉर्म में, प्लांट ने अपटेक कर लिया। जब प्लांट की डेथ हुई, प्लांट मर गया, एक टाइम के बाद प्लांट, ठीक है, प्लांट कई 100 साल जिंदा रहते हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेदर कंडीशन, जैसे टहनी टूट गई, पत्तियां गिर गई, वो तो धीरे धीरे डिपॉजिट होंगे। ठीक है, ऐसे ये जो एनिमल्स हैं वो भी अपने लाइफ स्पान के बाद उनकी भी डेथ होगी, वो भी यहीं पर आके गिरेंगे, तो वो भी डिकम्पोज होके धीरे धीरे जो है सॉइल सेडिमेंट की फॉर्म में इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं एज ए सल्फेट एंड सल्फाइड्स। और ये एसिड रेन के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि सॉइल में भी इकट्ठा हो रहा है और ये वाटर में भी जा रहा है। सो दिस इज द सल्फर साइकिल।
ठीक है, मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स इसका रॉक है। ठीक है, सो यहाँ पर अब देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन क्या हमें बताते हैं। सल्फर रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म सल्फेट्स। यस, बिल्कुल, एयर के साथ रिएक्ट करके सल्फेट से बनाएगा। प्लांट एब्जॉर्ब सल्फेट फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था, ये प्लांट ने एब्जॉर्ब किया सल्फेट्स को। प्लांट यूज सल्फर टू मेक अमीनो एसिड्स, जो उसके लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनेगा, उसकी फंक्शनैलिटी एंड ग्रोथ के लिए जरूरी है। एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनिमल जो हर्बीवोर हैं वो प्लांट्स खाएंगे, है ना, तो एनिमल ईट प्लांट्स गेनिंग ऑर्गेनिक सल्फर। सल्फर इज रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन व्हेन एनिमल डाई। ठीक है, सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाए हैं। सो दिस इज योर सल्फर साइकिल। अब इस सल्फर साइकिल में माइक्रोब्स जो हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर अल्टीमेटली सॉइल में आके मिलता है, वो माइक्रोब उसको ब्रेक डाउन करते हैं और जो सल्फर है उसे रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये माइक्रोब्स आपको दिखाए हुए हैं। सम सल्फर रिटर्न टू सॉइल, सम एंटर द एटमॉस्फेयर। सॉइल में कैसे रिटर्न होगी? वही, अगर ये इनका डिकम्पोजिशन होगा, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो वो यहाँ आ जाएगी, कुछ एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी एज अ गैस, वॉल्केनो इरप्शन से जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, फॉसिल को यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जो यूज करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें भी यूज करते हैं, एज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है, तो अल्टीमेटली वो जो है एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। वही यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको बताए हुए हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, swamps and geothermal vents release sulfur into the air. Rainfall, जब रेन होगा तो वो एज अ एसिड रेन bring atmospheric sulfur back to the earth. तो एटमॉस्फेरिक जब इस एसिड रेन कब होती है? जब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है एनवायरमेंट। पॉल्यूटेड कब होगा? जब उसमें नाइट्रोजन और सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। वो कब है? जब आसपास इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं जो सल्फर को रिलीज कर रही हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो वो एज अ एसिड रेन दोबारा आकर जमीन पर गिरती है। अब है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, यस, कार्बन किसी भी ऑर्गेनिज्म का पानी के बाद सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा 70% तो वाटर है, देन 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, उन सभी में कार्बन प्रेजेंट है ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन है ना। ओशियन होल्ड 71% ऑफ ग्लोबल कार्बन, रेगुलेटिंग, एंड इट एक्चुअली रेगुलेट कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, ये डेटा भी आपको याद रखना है। द एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 1% ऑफ ग्लोबल कार्बन। तो जो ओशियन है वो 71% होल्ड करता है और रेगुलेट करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, और एटमॉस्फेयर में 1% कार्बन रहती है। फॉसिल फ्यूल आर सिग्निफिकेंट कार्बन रिजर्वॉयर। फॉसिल फ्यूल जो है वो काफी सिग्निफिकेंट कार्बन रिजर्वॉयर हैं, और उनको क्योंकि एज अ कोल, तार, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल से निकाले जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम का जो अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल हजारों सालों से जो नीचे दबे हुए हैं, उन्हीं को तो निकाला जाता है, एंड डिफरेंट वेराइटीज में उनको कट करके अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेयर्स में उनको यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट बेनिफिशियल पर्पज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द डेवलपमेंट, राइट। सो इस पिक्चर को अब आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है? ये सारा का सारा फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। नीचे, सबसे नीचे ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर कोल है, देन पीट है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है, ये किससे मिलकर बन रहा है? ये फॉसिल फ्यूल बन किससे रहा है? ये बन रहा है ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से, जो है आपका एनिमल वेस्ट, डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो नीचे दब गए हैं, और टाइम के साथ साथ वो इसमें कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जैसे H2S निकल रही थी, SO2 निकल रही थी, वैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन से CO2 भी निकली, ठीक है। इंडस्ट्रीज ने भी फॉसिल फ्यूल को यूज किया अपने अपने काम के लिए, तो फॉसिल फ्यूल को यूज किया, या फिर व्हीकल ने फॉसिल फ्यूल को यूज किया एज अ पेट्रोल, डीजल, तो उसने भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, वो भी जाके अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में मिल गई, ठीक है। तो ये दो तरीके से मिली, एक तो कंबशन के थ्रू, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबशन ऑफ दिस इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड दिस वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है।
और ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, जो एनिमल वेस्ट है, डेड एनिमल है, प्लांट्स हैं, उसके थ्रू भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से मिल गई। अब ये जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेशन के थ्रू क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। और जब ये प्लांट यूज कर लेगा तो हर्बीवोर जब इन्हें खाएंगे तो ये ही कार्बन डाइऑक्साइड इस एनिमल में भी पहुंच जाएगी। और जब ये एनिमल और प्लांट इनकी डेथ होगी तब ये दोबारा से ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलते हैं। और लेकिन जब ये ये जो प्लांट है रेस्पिरेशन करेंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। जब ये एनिमल रेस्पिरेशन करेंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्लांट रेस्पिरेशन भी एक बढ़ा रहा है, एनिमल रेस्पिरेशन भी बढ़ा रहा है। और लेकिन फिक्स कौन कर रहा है, प्लांट्स फिक्स कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ती जा रही है एनवायरमेंट में। ठीक है, एसिमिलेशन बाय फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन कौन से हैं, प्लांट में रहने वाले प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। वो फिक्स करके धीरे धीरे यहाँ पर मरीन डिपॉजिट्स कर रहे हैं एज ए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, कार्बन साइकिल में फिक्स कर रहे हैं प्लांट्स, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट, यहाँ पर पानी वाले प्लांट यानी फाइटोप्लैंक्टन, और रिलीज कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पूरी की पूरी साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। यूज होता है, ऊपर जाती है, दोबारा से उसे प्लांट्स फिक्स करते हैं, डेथ के बाद दोबारा से सॉइल में मिलती है। सो दिस इज अबाउट द कार्बन साइकिल। ठीक है, सो कार्बन मूव थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। Annually, 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed in the biosphere via photosynthesis. It's a huge data, मगर इससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि प्लांट्स धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, प्लांट्स कम हो रहे हैं अर्थ पर, तो फिक्सेशन भी कम हो रहा है। प्लांट्स क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर क्या होता है, प्लांट्स को काटा जाता है तभी तो शहर बसेगा। जबकि प्लांट्स कितना यूजफुल काम कर रहे हैं कि वो जितना भी एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम होगी, तभी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि प्लांट्स कम हो रहे हैं और जो कंक्रीट वाला जो जंगल है वो ज्यादा बन रहा है ना। तो इससे भी ज्यादा एनुअली फिक्स हो सकता है अगर प्लांटेशन बढ़े। तो प्लांटेशन बढ़ेगा तभी जो है धरती जो गर्म हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, वो कम होगा क्योंकि वो फटाफट उसको एब्जॉर्ब करेगा, एसिमुलेट करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो खैर ये इन पॉइंट्स को हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एनुअली 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed in the biosphere via photosynthesis। ये डेटा भी आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन, ये हमने यहाँ देखा, रेस्पिरेशन के थ्रू, प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन के थ्रू ये जो है एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। डिकम्पोजिशन एड कार्बन डाइऑक्साइड पूल बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट एंड डेड मैटर। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो वापस सॉइल में लेके आ जाते हैं। ठीक है, सम फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स रिमूविंग इट फ्रॉम सर्कुलेशन। कुछ जो फिक्स्ड कार्बन होती है वो इज लॉस्ट टू सेडिमेंट की फॉर्म में रह जाती है, तो वो दोबारा सर्कुलेट नहीं हो पाती है, ये बता रहे हैं आपको एनसीईआरटी वाले। एंड सोर्सेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन के कौन कौन से सोर्स हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन के, ये अभी मैंने आपको बताया, बर्निंग है ना, वुड की बर्निंग है, फॉरेस्ट फायर है, फॉसिल फ्यूल कंबशन है, वोल्केनिक एक्टिविटी है, ये सारी की सारी एक्टिविटी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और दीज आर द सोर्सेज। डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल हैज इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ये भी मैंने आपको बताया ना कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जो बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज की वजह से और डिफरेंट ऑटोमोबाइल यूज और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी वजह से ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और वो एटमॉस्फेरिक
जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल की। फॉस्फोरस क्या है? इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो जब फॉस्फोलिपिड की बनी होती है तो फॉस्फोरस की कंपोनेंट हुआ उसका, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, एटीपी में पाया जाता है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में पाया जाता है ना? फॉस्फोरस डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहां पर। हमारे बोन में प्रेजेंट है फॉस्फोरस, हमारे टीथ में प्रेजेंट है फॉस्फोरस। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस नहीं होगा तो न्यूक्लिक एसिड कैसे काम करेगा? न्यूक्लिक एसिड काम नहीं करेगा, एटीपी काम नहीं करेगा, तो सिस्टम चलेगा कैसे? ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो फॉस्फोरस के कितने सोर्स हुए ये हमने यहाँ पर देख लिए। लेकिन फॉस्फोरस मिलेगा कहाँ से? अल्टीमेटली ये भी अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, यानी ये रॉक से मिलेगा। तो रॉक, सल्फर का भी मेन सोर्स रॉक है, फॉस्फोरस का मेन सोर्स भी रॉक है। सो रॉक कंटेन फॉस्फोरस, कैसे? एज ए फॉस्फेट। और ये कैसे मिलेगा? रॉक की वेदरिंग से मिलेगा। ठीक है, सो वेदरिंग रिलीज फॉस्फेट इनटू द सॉइल। जब वेदरिंग होगी रॉक की, यानी कि जब बड़ी रॉक छोटी रॉक और छोटी, धीरे 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 टाइम के साथ साथ जो वेदरिंग बढ़ेगी तो ये फॉस्फोरस जो है सॉइल में जाके मिल जाएगा, जिसे कि प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ओके। सो मूवमेंट थ्रू इकोसिस्टम। अब देखिए, एनिमल ऑप्टेड फॉस्फोरस बाय ईटिंग प्लांट्स। प्लांट ने सॉइल से लिया, सॉइल को एनिमल ने खाया, तो एनिमल के पास पहुंच गया फॉस्फोरस। ठीक है, जब एनिमल की डेथ हुई तो डिकम्पोजर्स ने फॉस्फोरस को रिलीज कर दिया डेड ऑर्गेनिज्म से, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। फॉस्फोरस जो है इसका कोई रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता है, रेस्पिरेशन में इसका कोई रिलीज नहीं होता है, तो ये ऊपर जाके नहीं मिलता है, जिससे कि कार्बन मिल रहा था या सल्फर जाके मिल रहा था। तो फॉस्फोरस का कोई भी रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी में हमें H2S निकल रही थी, SO2 निकल रही थी। यहाँ पर फॉस्फोरस का कोई भी ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है जिससे कि फॉस्फोरस जाके एटमॉस्फेयर में मिले। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को अपटेक बाय द प्लांट्स, पानी के सोर्स से अपटेक किया प्लांट्स ने, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया। ठीक है, एनिमल्स डेथ हुई तो वो जाके फिर से नीचे मिल गया, डिकम्पोजर ने उसको फिर डिके किया, यहां पर जाके मिल गया। फॉस्फोरस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द माइंस, माइंस से ये निकाला गया एज अ फर्टिलाइजर। एनपीके का फर्टिलाइजर बनता है ना, एन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड एनपीके, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर में, है ना? तो ये फर्टिलाइजर में डला, फर्टिलाइजर में डलने के बाद फॉस्फोरस को किसने ले लिया? प्लांट्स ने ले लिया, प्लांट्स को एनिमल ने खा लिया। कुछ बारिश ज्यादा हो गई या कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई, फ्लड आ गया, तो ये रन ऑफ हो गया फ्रॉम द रिवर, और फिर रिवर के थ्रू ये दोबारा से कहाँ पे पहुंच गया? मेन सोर्स में पहुंच गया, मतलब कि प्लांट सोर्स में पहुंच गया, मे बी रिवर और जो भी वाटर सोर्स है वहां पर ये डिजोल्व फॉर्म में पहुंचा, ऑर्गेनिक डिजोल्व फॉर्म में पहुंच गया। तो अपटेक बाय एल्गी, एल्गी ने यहां से लिया, है ना? और अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स ने यहाँ पे लिया, इसको फिर अपटेक किया मरीन एनिमल्स ने, मरीन एनिमल में पहुंच गया। जब मरीन एनिमल की डेथ हो गई तो दोबारा ये मरीन एज अ मरीन सेडिमेंट नीचे जो है वाटर सोर्स के बैठ गया। तो ये जो मरीन सेडिमेंट वाला है, ये दोबारा से इरोजन ऑफ फॉस्फोरस रॉक की फॉर्म में जब हुआ तब जाके दोबारा से मिट्टी में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस पूरे पिक्चर में कहीं पर भी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इसका कोई रेस्पिरेटरी सोर्स है, ताकि ये एटमॉस्फेयर में पहुंचे। एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंचेगा, गैसियस फॉर्म में ये नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए, एटमॉस्फेरिक फॉस्फोरस इनपुट वाया रेनफॉल आर मिनिमम, बहुत ही ज्यादा कम होता है, जबकि सल्फर का होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट अकर। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। सारी साइकिल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं जो आपके सिलेबस में थी। अब यहां पर हमारी बात चलेगी इकोलॉजिकल बैलेंस की। सो इकोलॉजिकल बैलेंस अकर व्हेन बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट एंड द नेचुरल प्रोसेस इज डिसरप्टेड। कब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा? जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उसके एनवायरमेंट जो है, उसका जो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, उसके बीच में कोई भी डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, उसके आसपास का एनवायरमेंट जो जरूरी है उसमें कमी आएगी तो इम्बैलेंस होगा। एनवायरमेंट ज्यादा है, उसको यूज करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो भी इम्बैलेंस होगा। सो इट कॉजेज क्या है? इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटी, invasive species, climate changes, certain kind of pollution, habitat destruction. These are the reasons. कौन कौन से imbalance के causes हैं? Human activity, invasive species, different climate changes, pollution and habitat destruction. ये हमें याद रखना है. What are the causes of ecological imbalance? Consequence क्या रहेंगे ecological imbalance के? Biodiversity loss, decline in species diversity, रिड्यूस इकोसिस्टम रीसाइलेंसिंग। आपको पता है बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो उनकी डाइवर्सिटी धीरे धीरे एक पर्टिकुलर एरिया से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते हैं, उनके फॉरेस्ट का जो एरिया है, वो जिस एरिया में रहते हैं वहां वो वाले सर्कमस्टांसेस हैं ही नहीं। उनको जिस जिस तरीके के प्राइमरी कार्निवोर्स को खाना है, जिस तरीके के हर्बीवोर को खाना है, वो हर्बीवोर वहां प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहां प्लांट्स नहीं है। क्योंकि हर्बीवोर तो अल्टीमेटली प्लांट ही खाएंगे ना, तो जब प्लांट नहीं है, हर्बीवोर नहीं रहेगा, तो कार्निवोर का भी जो है अमाउंट एकदम से कम हो जाता है। सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब वो नहीं रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ऑब्वियसली होगा। सो बायोडाइवर्सिटी लॉस में क्या बताया है? डिक्लाइन इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, रिड्यूस इकोसिस्टम रीसाइलेंसिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट का कटना, है ना, बहुत सारे बल्क अमाउंट में फॉरेस्ट का कटना। अर्बनाइजेशन यानी कि उसको शहर में कन्वर्ट कर देना। पॉल्यूशन, हार्म हैबिटेट्स अफेक्टिंग प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। अगर पर्टिकुलर हैबिटेट खत्म हो रही हैं तो भी क्या होगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। क्लाइमेट चेंजेस, ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज डिफरेंट इंडस्ट्रीज पर, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें यूज करने पर क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? गर्मियों में आप देखते होंगे कि गर्मियों में गर्मी, आप अपने बड़ों से अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दादी या नानी ये बताते हैं कि हमारे जमाने में इतनी गर्मी नहीं होती थी, है ना, बारिश एक एक महीना लगातार चलती थी, गर्मियों में भी रात में ठंडी हवा चलती थी, क्योंकि तब तो एसी लोग इतना एम्पल अमाउंट में यूज नहीं करते थे, लोग छतों पर सोते थे, सो पाते थे, क्योंकि तब हवा चलती थी ठंडी। क्यों? क्योंकि एसी नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना ज्यादा था नहीं, इतनी गर्मी थी नहीं। आजकल नेसेसिटी बन गई है एसी, क्योंकि आप रह नहीं सकते उसके बगैर, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है? टुवर्ड्स गर्मी की तरफ जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, इट impacting your ecosystem globally. Ocean acidification, increased CO2 in level make ocean more acidic. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ऊपर जा रही है, फिर वो एसिडिक बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होकर अल्टीमेटली नीचे गिर रही है। तो जब एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा हो जाएगा ओशियन का, तो क्या होगा भाई? उसका भी पीएच चेंज होगा। पीएच चेंज होगा तो जो मरीन एनिमल्स हैं, मरीन प्लांट्स हैं, जू प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, फिशेज हैं, उनकी लाइफ जो है वो डेंजरस हो जाए, मतलब उनकी लाइफ थ्रेट में आ जाएगी, वो मरने लगेंगे। डिफरेंट जो कोरल्स हैं उसके लिए हार्मफुल हो जाता है। मास एक्सटिंक्शन यानी कि स्पीशीज जितनी भी होती हैं वो इतनी ज्यादा कम हो जाती हैं कि वो परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। डिस्टर्ब फूड वेव एंड इकोसिस्टम फंक्शन। इकोनॉमिक लॉस, डिग्रेडेड इकोसिस्टम इम्पैक्ट एग्रीकल्चर। जब इकोसिस्टम किसी जगह का खत्म हो जाएगा तो वो एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है। फिशरीज यानी कि अगर पानी दूषित हो जाएगा तो वहां पर रहने वाली जो फिशेज हैं वो भी नहीं रहेंगी, वो और किसी अपना आगे का देखेंगी भाई, जहां पर कम पॉल्यूटेड वाटर है। फिशरीज जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली इससे इम्पैक्टेड होती है। एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ता है। टूरिज्म, जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को देखने जाते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उस पर फर्क पड़ता है। सो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सभी चीजों पे डिपेंडेंट जो लोग होते हैं उनकी लाइवलीहुड पर इसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो एनवायरमेंटल क्वालिटी डिक्लाइन
क्यों होगी? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, हैबिटेट लॉस होगा, से इससे जो है एयर की क्वालिटी रिड्यूस हो गई, वाटर की क्वालिटी रिड्यूस होगी, तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट की क्वालिटी रिड्यूस हो ही जाती है। ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन की, कैसे इम्बैलेंस होगा और इम्बैलेंस से हमारे पूरे इकोलॉजी जो इकोसिस्टम के इम्बैलेंस होने से किस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सारे के सारे लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग प्रभावित होते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन इन्वॉल्व मैनेजिंग रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल यूज, यानी कि जो रिसोर्स हमारे पास है उसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज किया जाए। जैसे कि एक बहुत अच्छा पिक्चर यहाँ पर मैंने आपके लिए डाला हुआ है कि ये नीदरलैंड का पिक्चर है, जहां पर हर घर में सोलर सिस्टम को सोलर पैनल लगे हुए हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। इलेक्ट्रिसिटी वो सोलर एनर्जी, आपको पता है जो एनर्जी है वो एक एनर्जी फॉर्म दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो जो सोलर एनर्जी है इसको यूज किया जाए सोलर पैनल्स के थ्रू। विंड एनर्जी को यूज किया जाए किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये जो बहुत बड़े बड़े जो विंड पाइप ये लगे हुए थे, फैंस लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे कंट्रीज इनको बहुत ही बड़े अमाउंट पर लार्ज स्केल में इन चीजों को यूज कर रहे हैं आजकल। सोलर एनर्जी को, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं हमारे, विंड एनर्जी को, ताकि इन फॉसिल फ्यूल का जो यूज है वो कम से कम हो पाए। वाटर रिसोर्सेज provide river, lake and groundwater for drinking, irrigation and hydroelectric power. Forest provide timber, habitat, ecosystem services. Conservation strategy promote renewable energy source, implement sustainable forest practices and ensure efficient water management and conservation. कैसे? वाटर कंजर्वेशन के लिए भी आपको बताया गया है कि भाई जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोग करें जगह जगह, ताकि वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके हम पूरे साल यूज कर सकें। ऐसे ही जो फॉसिल फ्यूल यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जो चलती हैं ऑटोमोबाइल्स, राइट, उसकी जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आए, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए भी हम सोलर पैनल्स यूज करें। तो इस तरीके के ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट से हम अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि इनकी एक लिमिट है, ये एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, विंड नहीं खत्म होगी, सोलर एनर्जी नहीं खत्म होगी और उसका कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं? ये हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल हो गया, जिसमें कोल आएगा, आपका ऑयल आएगा, नेचुरल गैस आएगी, जिसे हम बहुत सारे सालों से यूज करते आ रहे हैं। और उनका अब देखिए 1950 के बाद से लेके 2017 तक के डेटा में आप देखिए कितना एक्सपोनेंशियल तरीके से इनको यूज किया जा रहा है। तो ये इनकी भी एक लिमिट है ना। मिनरल्स हो गए, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, इनकी अपनी एक लिमिट है, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। सो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, यानी कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल बाय प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। और इस पर आजकल पूरे दुनिया की सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, लोग हैं, इस पर लगातार ध्यान दे रहे हैं और इसको यूज करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को प्रमोट किया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे कंट्री में भी काफी इसको प्रमोट किया जा रहा है। यूज एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस, एम्फेसाइज रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ मिनरल्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ animal, different kind of living organism in a particular ecosystem. So variety of living organism and ecosystem, इसे बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? Establish protection area like नेशनल पार्क्स, यानी कि इसमें जो नेशनल पार्क है यहाँ पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके की और चीजें अलाउड ना हो, वहां पर जो एनिमल रहते हैं वो एज सच उसी कंडीशन में बने रहें, तो वहां का जो इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के थ्रू हम इस तरीके के प्रोटेक्टेड एरिया को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। रीस्टोर डिग्रेडेड हैबिटेट्स, जो डिग्रेड हो गई हैं हैबिटेट उनको रीस्टोर किया जाए। प्रमोट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट टू मिनिमाइज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के थ्रू भी हम जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। तो दीज आर द क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं
और इसके लिए केवल अकेली गवर्नमेंट नहीं, लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अल्टीमेटली हम और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को उतना ज्यादा हार्मफुल जो इसके सर्कमस्टांसेस हैं जो आपने अभी देखे, उनको ना देखना पड़े। ठीक है, चलिए, तो ये था अबाउट इकोसिस्टम पार्ट 2। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार आपको फिर से एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।